नमस्कार दोस्तों, कविता है तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि आप सभी को पता है सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। अगर निरंतरता के साथ आप अभ्यास करते रहोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो देख लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 से। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम करेंगे भाई, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 से। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस काव्य की है, तो ये आपको बताना है। कवि की नहीं पूछी, यहाँ पर ध्यान रखना है किस काव्य की है, किस कविता से ली गई है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये जो पंक्तियां हैं निम्नलिखित में से कमायनी से ली गई है, साकेत से ली गई है, यशोधरा से या आंसू से। तो आंसर हो जाएगा हमारा यशोधरा। यशोधरा से ली गई है। यशोधरा किसकी रचना है, आप सभी को पता है। यशोधरा जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित उनका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ और अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त ने यह पुस्तक लिखी है। जिस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैथिली शरण गुप्त ने जो है साकेत की रचना किसके कहने पर की, तो अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर जो है उन्होंने साकेत की रचना की। और यशोधरा की रचना उन्होंने अपने भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा। एक प्रकार का महाकाव्य है। और किसको केंद्र में रखा, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध ने अपना जो घर त्याग दिया था, जो है एक सन्यासी बन गए थे, अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे चले गए थे। तो उस पर जो है ये पूरी की पूरी रचना की गई है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये पंक्ति भी, प्रसिद्ध पंक्ति भी यशोधरा से ही ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को विरह चिन्ह पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया और यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 42। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और अपनाया हीरो का हार। सॉरी भाई, पहनाया हीरो का हार। तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रयुक्त जो पंक्तियां है इसके रचयिता कौन है। इन पंक्तियों के रचयिता आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है, जयशंकर प्रसाद है या फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो हमारा सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। एक बार फिर से आप इन पंक्तियों को देख सकते हो, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन करने से ही आपको वो याद रह पाएंगे। नहीं तो आप चाहे कितना भी पढ़ते हुए चले जाओ, तो तब तक जब आप रिवाइज नहीं करोगे चीजों को ढंग से, बार बार नहीं देखोगे, तो वो कभी भी आपको याद नहीं रह सकती और परीक्षा में आता हुआ प्रश्न इसी रिवीजन न होने के कारण ही गलत हो जाता है और हमारा जो नंबर कट जाता है, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तथ्यों की बार बार रिवीजन करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्ति थे और हिंदी नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता उनका रहा।
उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ भाई। शायद 1889 को है शायद इनका जन्म। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी के अनुसार आप जो है इसका जन्म कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। जयशंकर प्रसाद जी का तो आपको बता देना है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई। और वाराणसी, काशी यानी कि वाराणसी भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन सन आपको ध्यान रखना है 89, 89। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था और हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। इनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान पर रहती है और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में भी पूज्य हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं भी हम देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही है जयशंकर प्रसाद की परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको छोड़ना नहीं है। इनको जितनी बार भी हो सके आपको रिवाइज करते हुए चलना है। जैसे कि झरना इनका प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। यहीं से जो है छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 है। फिर है आंसू लहर कमायनी 1935, प्रेम पथिक, इनके ये सभी काव्य हैं। तो झरना, आंसू लहर, कमायनी, प्रेम पथिक। फिर है इनके प्रमुख नाटक जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अलग अलग है ये भी, ध्रुव स्वामिनी, इसके अलावा जो है ध्रुव स्वामिनी है ये, ध्रुव स्वामिनी, तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो। जन्मेजय का नागियक, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक गुट, कामना, करुणालय, इनको मैं करेक्शन करके इनकी एक बार दोबारा से पीडीएफ बनाऊंगी भाई, ताकि आप जो है बाद में इकट्ठे के इकट्ठे आप पीडीएफ भी इनको आप ले सको। तो देखते हैं। करुणालय, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, इनके प्रमुख नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके कहानी संग्रह है। तथा कंकाल जो है, कंकाल, इरावती, तितली, ये सब इनके जो क्या है उपन्यास। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पर्चा नंबर 43। रसगंवर्धन नाटक के रचयिता कौन है? रसगंधर्व नाटक के रचयिता इनमें से जो है मणिमद्दोकर जी है। आगे बढ़ते हैं। मणिमद्दोकर की बात करें तो मणिमद्दोकर हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के प्रसिद्ध कवि व लेखक हुए हैं। उनका मूल नाम मनीराम शर्मा है। उनके द्वारा रचित कविताओं के संग्रह पग फेरू के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और दूसरी भाषा में है, हिंदी में नहीं है भाई। ये आप कहीं पे भी आपको हिंदी में इस नाम का साहित्य, इस रचना से नाम का साहित्य अकादमी पुरस्कार देखने को नहीं मिलेगा। कहीं आप बोलोगे मैम नहीं मिला हमें 1975, किसी दूसरी भाषा का है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, आई थिंक राजस्थानी भाषा का हो, क्योंकि हमने यही देखा राजस्थानी भाषाओं के प्रसिद्ध लेखक है। तो पग फेरू में जो है इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचनाकार आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। तो नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कुछ और रचनाएं हम देखें। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उनका एक उपन्यास है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रचना भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित जो है सन 1875 में एक प्रतीकात्मक हिंदी नाटक माना जाता है। उन्होंने जो है उपन्यास लेखन में भी इसको लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आगे आप ये कहे उपन्यास है, नाटक है, तो विधा पूछी जाए तो आपको नाटक बताना है, एक जो है नाटक है। तो अगर नाटक ऑप्शन में ना हो तो कई बार दे दिया जाता है भारत दुर्दशा। उपन्यास के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसलिए यहाँ पे ये लाइन इंक्लूड की है। आगे बढ़ते हैं। इनमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीयों पर नियम और जो है कानून लागू कर दिए जाते थे और उन भारतीयों पर थोप दिया जाता भारत की दुर्दशा का उसमें चित्रण बताया है। ब्रिटिश शासन के जरिए किस प्रकार से भारत समाज पर शोषण किया जा रहा था, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक तरीके से जो है उसमें इन्होंने बताया है। और प्रतीकात्मक उन्होंने जो है रूप को भी अपनाया है, जैसे रोग, मदिरा अंधकार आदि को इन्होंने प्रतीक अपना साधन बनाया है, प्रतीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित काव्य संग्रह जो है ये है गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आएगी ग्रंथि 1920, वीणा, पल्लव, गुंजन। इस प्रकार से पंत जी की ये रचनाएं है, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि से भी पहले आती है। उसके बाद ग्रंथि, फिर है वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, फिर है युगवाणी 1939। उसके बाद ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 1947 दो बार आ गया। युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958। ये आपको ध्यान रखनी है पंत जी की रचनाएं। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी मिला 1959, इनकी रचना है। उसके बाद जो है अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और जो है चिदम्बरा सत्याकाम 1975। चिदम्बरा रचना पर जो है 1968 में कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य आई थिंक 1960 में ही इन्हें मिल गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 साल बाद ही मिल गया था। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से इनकी रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हो। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली और जो है युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा सत्याकाम। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं है, ये तो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आजकल जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंतर्गत भी इस प्रकार से जो है क्वेश्चनों को पूछा जाने लगा है कि क्रम के अनुसार इनको सही लगाइए। काफी क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में इस प्रकार के देखने को मिले। अभी हाल ही में DSSB का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार के हमें देखने को मिले। और NTA नेट के अंतर्गत तो इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं, इनको भी हमने अपनी इन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इंक्लूड किया है। 100 नंबर की हमने टेस्ट सीरीज बनाई है और करेक्शन में आपको साथ साथ करके PDF को दोबारा से मैं सेव करके रख लूंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, फिर मैं आपको PDF भी देने की पूरी कोशिश करूंगी। इकट्ठी हो जाएगी आपकी 10 PDF एक साथ, तो जो है 100 प्रश्नों की 10 PDF इकट्ठी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो देखते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो माँ,
श्यामा पंत, सती मैया का चोरा, सोना माटी। तो इनको हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही लगाना है। तो श्यामा पंत, माँ सती मैया का चोरा, सोना माटी। तो इनके प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकारों को भी देख लेते हैं। श्यामा संपन्न 1888 ईस्वी और जो है जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है 1888। श्यामा संपन्न तो सन भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आजकल सन से भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने लगे। परीक्षा का लेवल थोड़ा हार्ड होता जा रहा है भाई, थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़े से प्रश्न का लेवल भी थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि मैंने जो है देखा है परीक्षाओं के समय। तो जैसे कि किसी भी रचना का जो, लेकिन पूछते केवल इम्पोर्टेंट रचनाओं का ही है। किसी भी इम्पोर्टेंट रचना का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। तो इन रचनाओं का जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको हमें साथ साथ प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाए तो जो है आपको ध्यान रहे। श्यामा चौपन 1888 तो जगमोहन सिंह की जी की रचना है, और यही आप याद रख सकते हो, क्योंकि 1888 में एक और रचना का प्रकाशन वर्ष है जो कि काफी प्रसिद्ध हुई है, वो है देवकी नंदन खत्री की। कौन सी रचना है? चंद्रकांता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी 1888 की ही रचना है। इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करके भी चीजों को याद रख सकते हो। जगमोहन की जो है श्यामा सौपन भी 1888। माँ विशंबरनाथ कौशिक द्वारा रचित है 1929 ईस्वी। सती मैया का चोरा 1959 ईस्वी। सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद की है। और 1959 में अभी हमने एक रचना और देखी थी पंत जी की, कला और बूढ़ाचान। तो फिर से आप उनको रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी रचना, इम्पोर्टेंट रचना का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रहे, तो साथ साथ किसी और रचना के साथ साथ भी आप उसको ध्यान रख सकते हो, इसी तरह चीजें याद रहती है। सती मैया का चोरा 1959 भैरव प्रसाद गुप्त की काफी इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद सोना माटी, ये 1983 विवेकी राय जी की है, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तो सभी आपको ये ध्यान रखनी है, और इनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखना है। आपको एक दो प्रकाशन वर्ष भी अगर ध्यान रहे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चीजों को लगा सकते हो। जैसे आपको ये पता हो कि 1959 में भैरव प्रसाद की है सती मैया का चोरा, और 1888 में जो है श्यामा चौपन की रचना हुई, तो आप यहीं से उसको आगे पीछे करके ऑप्शन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। हर एक चीज किसी को भी याद नहीं रहती भाई, ये मैं आपको बता देती हूँ कि सब कुछ ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से हर एक रचना हो और हर एक रचना के प्रकाशन वर्ष सभी को याद, किसी को याद रहती है, वो ऐसा नहीं है। सभी को अपनी मेहनत करते हैं और उसी के अनुसार जितना अधिक रख सकते हो उसी को एनालिसिस करते हुए जो है आपको चीजों को याद रखना है और अपने परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। तो प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से हमें इन कहानियों का सही अनुक्रम देख लेना है। ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोक, तो आप सभी को पता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। मात्र 3 कहानियां लिख करके, ये जो कहानियां हैं और मात्र 3 कहानियां लिख करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। आई थिंक सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911 के आसपास है, या फिर 1911 के आसपास ही है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके प्रकाशन वर्ष को ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आएगी सुखमय जीवन 1911, फिर उसके बाद ममता 1929, जयशंकर प्रसाद की है ममता रचना, और गूंगे जो है 1945 रागे राघव जी की है। तो ममता भी आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रचना है, इसके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखना है। और सुखमय जीवन 1911
चंद्रदास शर्मा गुलेरी की। तीनों कहानियों के प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। 3 कहानियां, जैसे कि नंबर 1 है हमारी सुखमय जीवन 1911। उसके बाद बुद्धू का कांटा 1914। उसके बाद जो है उसने कहा था, सब सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है ये इनकी 1915। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इनके कहानियों के प्रकाशन वर्ष आपको अवश्य ध्यान रखनी है। उसके बाद जिंदगी और जॉब का आपको पता है इम्पोर्टेंट रचना है अमरकांत जी की 1958 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? विजय देवनारायण शाही जी की जो कविताएं है वे हमें किस सप्तक में देखने को मिलती है? तीसरे सप्तक में, चौथे सप्तक में, तार सप्तक में, दूसरे सप्तक में। तो विजय देवनारायण शाही जी तीसरे सप्तक के कवि हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चारों सप्तकों के संपादक कौन रहे हैं? सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अकीजी। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है, 7 कवियों को उसमें शामिल किया गया है। इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनको सप्तक के अंतर्गत प्रकाशित की गई है, तो ध्यान रखना है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण, जैसे कि कवि जन्म मृत्यु आप देख सकते हो यहाँ पर। तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अकीजी। जन्म 1911 देवरिया में हुआ। नेक्स्ट है कामविलास शर्मा 1912, गजानन मुक्तिबोध 1917। इनके प्रकार जन्म को ही ध्यान रख सकते हो आप। प्रभाकर माचवे जो कि बलवंत के नाम से भी जाने जाते हैं 1917 ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। नेमी चंद्र जैन 1918। गिरजा कुमार माथुर जी 1918। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं 1951 में संकलित किया गया दूसरा सप्तक। इसमें जो है संपादन किया गया दूसरे सप्तक का 1951 में। जो तार सप्तक है इसका संपादन, तार सप्तक का संपादन 1943 में किया गया। ये आप लोगों ने देख ही लिया है 1943 में तार सप्तक। उसके अलावा जो है उसके अलावा दूसरा सप्तक आया भाई 1951 में। तीसरा सप्तक आया जो है 1959 में, और चौथा सप्तक आया 1979 में। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। तो शमशेर बहादुर सिंह 1911 जन्म हुआ इनका, और 1911 में कई साहित्यकारों का जन्म हुआ है, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि शमशेर बहादुर जी, नागार्जुन जी और जो है आगे जी। इस प्रकार से आपको इनको ध्यान रखना है। और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913। शकुंतला माथुर 1922। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923। उसके बाद नरेश मेहता 1924। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण देख लेते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में जन्म हुआ। मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 में हुआ। विजय देवनारायण शाही में का जन्म 1924 में हुआ। कुंवर नारायण जी का 1927। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आप याद रख सकते हो 1927। केदारनाथ सिंह 1932। कीर्ति चौधरी 1935। चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे और श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
आपको ये सभी सप्तकों के अंतर्गत आने वाले सभी कवियों को भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस सप्तक के अंतर्गत कौन सा कवि शामिल नहीं है। जैसे कि तार सप्तक के अंतर्गत इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं है। हर एक सप्तकों के आपको 7 कवियों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत है, और इनमें से किस सप्तक के अंतर्गत, इनमें से जो है ये 4 सप्तकों में से किसके में जो है कोई भी कवियत्री नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा जो तार सप्तक है, तार सप्तक के अंतर्गत कोई भी लेखिका का नाम नहीं आ रहा, सभी लेखक है, लेखिका नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे सप्तक में आप देख सकते हो शकुंतला माथुर का नाम आता है, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी का नाम आता है, और चौथे सप्तक में सुमन राजे का नाम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर, देख लेते हैं भाई, 49। प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है। इनमें से कौन सा युगम असंगत दिया गया है। बरवे रामायण की रचना किसने की। तुलसीदास ने, आप सभी को पता है। बरवे नायिका भेद की रचना रहीम ने की। कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास ने नहीं बल्कि तुलसीदास ने ही की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता जो है केशव दास की रचना है। इसके अलावा सूरदास की रचना भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारा फरी। तो इन तीनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। सूरदास जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो देखते हैं रचना, उनके प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। बरवे रामायण 1573 और इसके बीच लिखी गई, 1623 के बीच लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा। बरवे नायिका भेद 1610 रहीमदास जी द्वारा। कृष्ण गीतावली 1586 और 1603 के बीच तुलसीदास की। साहित्य लहरी 1550 दास जी द्वारा। विज्ञान गीता की रचना 1610 में हुई। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं केशव दास जी द्वारा रचित ये रचना है विज्ञान गीता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है। माधवी दूधनाथ सिंह की रचना है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की रचना है। उत्तरा प्रियदर्शिनी अज्ञे जी की रचना है। मुद्दला गर्ग की एक और अजनबी। तो इनमें से माधवी जो है ये रचना दूधनाथ सिंह की नहीं है, बल्कि आपको पता ही है 1955 में लिखी गई भीष्म साहनी जी का नाटक है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है 1972, इसका प्रकाशन वर्ष है। उत्तर प्रियदर्शनी 1967 में अज्ञे जी द्वारा रचित गीति नाटक है। एक और अजनबी जो है 1998 में मुर्तला गर्ग जी द्वारा लिखा गया नाटक है। और नेक्स्ट प्रश्नों को हम भाई नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए इन प्रैक्टिस सेटों को हम जो है संपूर्ण प्रैक्टिस सेट को करने की कोशिश करेंगे। और रिवीजन के लिए आप इनकी पीडीएफ जो है ले सकते हो। मैं देखती हूँ कहाँ प्रोवाइड कर पाऊंगी इन पीडीएफ को, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है। पीडीएफ मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं डाली है, तो कोशिश करूंगी आपको ये पीडीएफ भी मिल जाए। लेकिन साथ साथ जो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चनों में करेक्शन देखे हैं उनको भी मैं साथ साथ वहाँ पर पीडीएफ के अंतर्गत सुधार करके ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आपको इस सीरीज के अंतर्गत, इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको जो है 75 के लगभग तो आपको हिंदी साहित्य के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बीच सॉल्यूशन के साथ हो गया। आपने एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है, किस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रश्नों का। एक प्रश्न से संबंधित उनके सभी तथ्यों को बताने की कोशिश करती हूँ। लगभग जो है 15 से 20
जो 15 के लगभग जो आपको व्याकरण के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी टीजीटी बीजीटी परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो व्याकरण का भी अपनी अहम जो है, व्याकरण की अपनी अहम भूमिका होती है। उनके प्रश्न को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 प्रश्न आपको जो है पेडागोजी या फिर शिक्षण विधियों से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से लगभग मैंने 100 प्रश्नों का एक सेट बनाया है, एक-एक करके सेट बनाया है। तो सभी लगभग मेरी अभी कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन में मैं चाह रही हूँ कि अपने इन 20 सेट 10 से अधिक 10 प्लस सेटों को जो है कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि अभी हाल फिलहाल जो आगे होने वाली जैसे कि ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा है, या एनटीए नेट की परीक्षा, या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आपको हेल्प करे। और खासकर जो है ये हमारा पैटर्न रहेगा DTET प्लस बी, EMRS, KVS, NVS और जो है और अदर स्टेट के अंतर्गत जैसे कि आरपीएससी के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न, तो सभी स्टेट को टीजीटी पीजीटी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने पीवाई को भी लिया है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी मैंने इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड करने की कोशिश करी है। काफ़ी मेहनत से प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी मेहनत के साथ मैं इस टेस्ट सीरीज को आपके लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देना। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।